हाय गाइस। तो फिर आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से तो कम्युनिकेट करता नहीं है, बीच में आप कम्युनिकेट करते हो किससे? आपके कंप्यूटर में होगा, आपके कंप्यूटर में विंडोज होगा, किसी के में लाइनक्स होगा, कोई मैक ओएस यूज कर रहा होगा। तो सभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, यूजर्स को हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज से को छुपाते हैं और यूजर को एक्सेस देते हैं कि वो हार्डवेयर को यूज कर सके। ठीक है, तो फिर जैसे कि हमारा ये यूजर है, ठीक है, ये हमारा इधर हार्डवेयर। ठीक है, यूजर जो है हमारा वो डायरेक्टली तो यूज करेगा नहीं हार्डवेयर को। ठीक है, तो उसके लिए बीच में हमारा बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर यूज करना बहुत ही हार्ड काम है। ठीक है, पुराने जमाने में साइंटिस्ट लोग करते थे, डायरेक्टली हार्डवेयर का यूज करते थे वो। ठीक है, या और अभी के जब उस वक्त क्या होता था कि हार्ड कोई भी जैसे कोई साइंटिस्ट है उसे मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो हार्डवेयर के लिए कोड लिखेगा कि हार्डवेयर को उसको मैनेज करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, तो उसे हार्डवेयर को मैनेज करने का कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो जाकर के अपने वर्किंग का कोड लिखता है, उसे मल्टीप्लिकेशन कराना है, प्रिंट कराना है। ऐसे ही जो सेम सेट ऑफ कोड लिखने पड़ते थे, कुछ सेम सेट ऑफ कोड है जो कि हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए लिखने पड़ते हैं। हर बंदे को वही कोड लिखना पड़ता है हर बार कोई भी प्रोग्राम उसको लिखना, अपने मर्जी का काम करवाना है, उससे पहले सबसे पहले उसे हार्डवेयर को एक्सेस करने का कोड लिखना होता था। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई जब सबको सेम कोड लिखना है तो फिर क्यों ना इन सभी कोड्स को, सेट ऑफ कोड्स को एक बढ़िया से एक जगह इकट्ठा करके एक प्रोग्राम सा बना दिया जाए, जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया और सारे के सारे हार्डवेयर को मैनेज करने वाले कोड उस वहां पे रख दिए। अब कोई भी बंदा आता था, अब क्या होता है, अब कोई भी बंदा आता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर लेता है। उसको हर बंदे को हार्डवेयर को एक्सेस करने का कोड नहीं लिखना होता। ये हमारे को ऑपरेटिंग सिस्टम ने फायदा पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो और हार्डवेयर को एक्सेस कर लेते हो। तो ये कैसे होता है, हमारा जो व्यू होता है कि सबसे पहले हमारा नीचे होता है, सबसे पहले क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये हमारा ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर बैठा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इधर क्या होता है, ये हमारी एप्लीकेशंस होती है। कौन सी एप्लीकेशन होती है, आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, आपके अंदर जो जो कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस है, इधर हम बैठे हुए हैं यूजर। हम क्या करते हैं, हमने वेब ब्राउजर चलाया, वेब ब्राउजर के ऊपर क्लिक किया, हमारा वेब ब्राउजर चालू हो गया। ठीक है, आपका वेब ब्राउजर शुरू हुआ, उसने क्या करा, वेब ब्राउजर ने चालू हार्डवेयर की रिसोर्सेज लेने के लिए सिस्टम कॉल्स करी। क्या करी, सिस्टम कॉल करी ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम कॉल। ठीक है, अब वो जो एप्लीकेशंस जो भी बनाई हुई है आपके कंप्यूटर में, या फिर आप भी कुछ कंप्यूटर के अंदर ऐप बनाते हो, तो आप उसके अंदर सिस्टम कॉल्स लिखोगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा कि मेरे को भाई ये वाला हार्डवेयर प्रोवाइड करा दो। ठीक है, या फिर मुझे ये वाली रिसोर्स प्रोवाइड करा दो। ऐसे करके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उन एप्लीकेशंस को वो करता है। हमारा जो मेमोरी के अंदर होता है, दो टाइप की वो होती है, एक तो यूजर स्पेस होता है, एक कर्नल स्पेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, ये इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बिल्कुल कोर में बैठा होता है कर्नल। ठीक है, बिल्कुल कोर में बैठा होता है। कर्नल क्या कब चालू होता है, जैसे ही हमारा कंप्यूटर आप अपना ऑन करते हो, बूट लोडर के बाद सबसे पहला कर्नल चलता है। कर्नल क्या करता है, ये जाकर के मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो जाने के बाद तब तक मेमोरी के अंदर रहता है, हमारी मेन मेमोरी के अंदर, जब तक हम अपना कंप्यूटर बंद नहीं कर देते। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या होता है, कर्नल होता है। कर्नल हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल्स। मोनोलिथिक कर्नल वो होते हैं जिसमें यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस जो होता है ना वो एक ही होता है। ठीक है, उसके अंदर जैसे कि जो यूजर स्पेस का जो हमारा जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन रखी जाएंगी और जिसके अंदर हमारा कर्नल है, वो दोनों स्पेस सेम है, वो हो गया हमारा मोनोलिथिक। और माइक्रोलिथिक को क्या हो गया, जिसके अंदर हमारा यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस दोनों अलग अलग है। जो हमारा मोनोलिथिक के अंदर क्या होता है, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो और एप्लीकेशन है वो सेम ही लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, और जो माइक्रो कर्नल क्या होता है, इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा रहता है, क्योंकि एक सेपरेट स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है कर्नल को, वहीं पे रहेगा। लेकिन माइक्रो कर्नल के अंदर क्या होता है, स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि यूजर स्पेस को इसको जाना होता है, कर्नल के बाद रिसोर्सेज लेनी होती है, फिर कर्नल वापस रिटर्न करता है वो रिसोर्सेज। मोनोलिथिक के अंदर क्या होता है, दोनों एक ही जगह है, दोनों को बार बार ऐसे कम्युनिकेट करना नहीं पड़ेगा, अलग अलग जा करके एक ही मेमोरी में है वो सारे के सारे।
तो ये होता है हमारा मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक कर्नल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है। ये तो है हमारा यूजर के साइड का व्यू, जैसे हम कंप्यूटर को देखते हैं, यूजर का व्यू है। कंप्यूटर का एक दूसरा व्यू होता है, वो कैसे कंप्यूटर इसे क्या देखता है कि हमारा कंप्यूटर है क्या, वो रिसोर्स प्रोवाइडर है। एक कंप्यूटर क्या आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है, क्या आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, आपको ये सीपीयू टाइम प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, आपको फाइल सिस्टम दे रहा है, ठीक है, आपको कि आप इन फाइलों को मैनेज करो, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से का एक्सेस दे रहा है। ये सारे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, ये सारे हमारे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। इन रिसोर्स, ये जो रिसोर्सेज होती है, कंप्यूटर हमारा एक ऐसे रिसोर्स एलोकेटर हो रहा है। क्या हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन रिसोर्सेज को आपको एलोकेट कराता है कि भाई कोई भी एक प्रोसेस आया, कह रहा है भाई मेरे को सीपीयू यूज करना है, चल तो सीपीयू की यूज कर ले। दूसरा कह रहा है यार मेरे को मेन मेमोरी को कुछ यूज करना है, कोई कह रहा है मेरे को फाइल यूज करना है। तो ऐसे ऐसे सारे सबके सही अपना रिसोर्सेज का रिकॉर्ड रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि मेरे पास टोटल इतनी रिसोर्सेज है, ठीक है। मेरे पास टोटल सपोज करो कि 100% रिसोर्स है इसके पास किसी एक चीज की, तो कोई एक प्रोसेस आया उसको 10% दे दी रिसोर्सेज, दूसरा आया उसको 20% रिसोर्सेज दे दी। तो ये रिकॉर्ड रखेगा कि हाँ भाई मेरे पास 70% रिसोर्सेज बचे हुए हैं, 30% मैंने रिसोर्सेज दे दिए और कितने रिसोर्सेज को मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ये सारे रिसोर्स एलोकेशन का काम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्या काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल बहुत सारी चीजें करता है, ठीक है। इस पूरे कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हम पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे को प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो प्रोसेस को मैनेज करता है, ठीक है, और मेमोरी मैनेज करता है, ठीक है, हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस को मैनेज करता है, हमारी फाइल मैनेजमेंट करता है, हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। ये सारी चीजें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और हमारा जो इसके आगे जो पूरा कोर्स है उसमें क्या है, हमारे को पूरे कोर्स में सारे मॉड्यूल्स को डीपली पढ़ना है। एक सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट को पूरा डीपली पढ़ेंगे कि उसके अंदर किस तरीके से कौन सी स्टेट्स होती हैं, कब हमारे को किसी प्रोसेस को उठाता है, उसको वर्क करता है, फिर वो कब खत्म होता है, ठीक है, कैसे प्रोसेस बनते हैं, एंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कैसे पढ़ेंगे, इसके अंदर एल्गोरिथम्स होती हैं कि किस तरीके से हमारा स्पीडली कोई कंप्यूटर वर्क करेगा, किस प्रोसेस को हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है मेमोरी, मेमोरी के अंदर किस तरीके से स्टोरेज होगी हमारा, ठीक है, मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मेन मेमोरी के अंदर कैसे स्टोरेज होगी, ठीक है, पेजिंग वेजिंग, ये सारी चीजें हम एक एक करके सबको डीपली पढ़ेंगे, एक एक मॉड्यूल को उठाएंगे, उसको पूरा करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन का लेक्चर है तो मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ इसका क्या काम होता है। भैया प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट का काम होता है, फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। ये सारे के सारे मैनेज करता है, यानी कि ऐसे मैनेजर काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एज मैनेजर है, इन सबका मैनेजर है, ये सब कुछ यही मैनेज करता है, ठीक है, रिसोर्सेज एलोकेट कराता है। ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहला हमारा सीरियल। पुराने जमाने में सन 1950 के आसपास सबके पास कंप्यूटर तो होता नहीं था। क्या होता था, कंप्यूटर कहाँ प्रोवाइड मिलता था, किसी साइंस लैब में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो एक रूम जितना बड़ा है, कोई भी यूजर आएगा, ठीक है, उस वहां पे उस कंप्यूटर का एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, एक रूम जितना एक बड़ा कंप्यूटर रखा है एक लैब के अंदर,
और किसी भी साइंस, सपोज करो एक साइंटिस्ट है, तो बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करानी है, वो जाएगा अपना साइंस वो कंप्यूटर लैब वाले के पास, जहाँ पे कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर वो क्या देगा, वो एक पंच कार्ड देगा। एक पंच कार्ड होता था उस वक्त जिसके अंदर होल बने होते थे, ठीक है। इसके अंदर होल्स के अंदर क्या होता था, यानी कि ये बाइनरी वाला हिसाब है 1010 करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती थी कि उसे क्या वर्क कराना है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाता था, अपना ये एक पंच कार्ड दे देता था उसको, ठीक है। पंच कार्ड दे दिया उसने वो कंप्यूटर वाले को। उसने क्या करा, इस पंच कार्ड को लेकर के कंप्यूटर के अंदर डाला और कहा कल तुम आ जाना, आपका कब वो हो गया होगा। फिर वैसे सीरियली चलता था, एक बार में सिर्फ एक ही काम कंप्यूटर के अंदर जाएगा और वो एक ही काम करेगा। अगर ये जब इसके अंदर गया, इसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से वर्क है, तो तब तक ये हमारा क्या करेगा, बैठा रहेगा, इंतजार करेगा कि वो इनपुट आउटपुट का काम पूरा कर लेगा, तब सीपीयू वापस उस काम को वापस चालू करेगा, ठीक है। पंच को बनाने में, इन सब चीजों में बहुत सारा टाइम लगता था। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर बहुत सारा टाइम लगता है कि पंच कार्ड में एक बार में एक ही काम हो सकता है, इससे बढ़िया एक बैच बना देते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब सेकंड बारी आई तो बैच प्रोसेसिंग का काम कॉन्सेप्ट आया, जहां पे क्या किया कि सिमिलर टाइप की जॉब है ना, उनका एक बैच तैयार कर दिया। किस तरीके से कि सपोज करो कि कुछ साइंटिस्ट है, वो सी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख के लाया है, कुछ है वो कोबाल में लिख करके आया है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा ना, वो एक बैच बनाएगा कि ये जो जॉब है ये इस वाली लैंग्वेज के, ये इस वाली लैंग्वेज के हैं, क्योंकि हमारे को जो भी कंप्यूटर है उसके अंदर इन्वायरमेंट तो सेट करना होगा ना, हमारे को कंपाइलर, लोडर, ये सारी चीजें डालनी होगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये क्या करता है, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, लोड करता है, रीड करता है, लोड करता है, ऐसे काम करता है इसके अंदर। तो हमारा बैच आ गया, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स का एक पूरा एक बैच आ गया, उस बैच को इसको दे दिया, तो ये प्रोग्राम काउंटर बढ़ाता रहेगा, उसके अंदर जो जो कार्ड है वो करके करते रहेगा, बैठ के करता रहेगा। तो इससे हमारा थोड़ा टाइम सेव होने लग गया। लेकिन फिर भी इसके अंदर यही प्रॉब्लम है, जैसे सीरियल के अंदर थी, बैच के अंदर है कि वो एक तो यूजर से इंटरेक्ट नहीं करता। एक बार आपने काम दे दिया, फिर आपको नहीं पता, अंदर आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो ये पूरा काम करके बाहर निकलेगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो इनपुट आउटपुट के वर्क के लिए जाता है हमारा, तो ये खाली बैठ जाता है चुपचाप से। उसके बाद आया हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर ये हुआ कि जब हमारा यूजर से इंटरेक्शन होने लगा और क्या होने लगा कि एक पूल बना दिया, जिसको भी अपना कंप्यूटर से काम कराना है, सारा का सारा कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे डालते रहो तुम, इस पूल के अंदर सब अपनी अपनी जॉब भरते रहो। कंप्यूटर क्या करेगा, एक यहाँ से उठाएगा, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। और ये यहाँ पे जैसे ही किसी को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ी, किसी प्रोसेस को, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम करने गया, तो सीरियल और बैच में क्या होता था, ये खाली बैठ गया कि जब वो इनपुट आउटपुट का जॉब, ये जॉब वन यहाँ पे गया हुआ है, इनपुट आउटपुट का काम कर रहा है, तो फिर क्या करेगा ये, जब तक खाली बैठा रहेगा ये कि जॉब वन जब इनपुट आउटपुट का काम करके आएगा तब मैं करूंगा। ऐसा होता था सीरियल और बैच। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होने लगा कि जैसे ये जॉब वन इनपुट आउटपुट के अंदर अपना कुछ वर्क करने गया, तब तक वो जॉब टू को उठा लेगा, ठीक है। जॉब टू को उठाया उसने, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने लग गया जब तक वो यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि आइडल नहीं बैठा। हमारी आइडलनेस की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अब हमारा कंप्यूटर कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, रुकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। ऐसे ही जब ये अगर इनपुट आउटपुट के लिए गया, तो ऐसे करके इसने तीसरा उठा लिया, ऐसे करके मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर होने लग गया। एक जॉब को ही एक बार में कंप्लीट करता है। मल्टीटास्किंग के अंदर क्या हो गया, मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग कह लो, कि एक जॉब पे ही नहीं रहेगा। ये जैसे कि हमारा ये है जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री। तो जैसे कि जॉब वन के पे कुछ टाइम के लिए वर्क करेगा, फिर वो स्विच करके जॉब टू के पास जाएगा, फिर वो स्विच करके जॉब थ्री के पास, थोड़ा थोड़ा सबका काम करेगा ये मिल बांट के। इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि पहले सपोज करो कि इस काम को करने में 10 घंटे लगते हैं, इस काम को 5 घंटे कर लगते हैं, इस काम को 1 घंटा लगता है। तो हमारा जो मल्टीटास्किंग से क्या हुआ, ये 1 घंटा पहले अगर मल्टी प्रोग्रामिंग में होगा तो 10 घंटा इसको लगेंगे, ठीक है भाई। इस बेचारे को 15 घंटे लगे, इसको 16 घंटे लगे। ये 1 घंटे का काम है, इसको 16 घंटे लग रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, टाइम शेयर कर लिया, इसने 1 घंटा इसका काम किया, 1 घंटा इसका काम किया, 1 घंटा इसका काम किया, ठीक है। तो 1 घंटा इसका किया, 1 घंटा इसका किया, 1 घंटा इसका किया, 1 घंटा इसका जब किया तो कंप्लीट हो गया, यानी कि टोटल 3 घंटे लगे इसको। ये जो काम 16 घंटे में होने वाला था 3 घंटे में हो गया टाइम शेयरिंग की वजह से। टाइम वो क्या, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग कह लो इसको, ठीक है। जैसे कि आपका एक कंप्यूटर है, उसके अंदर आपने एक फाइल खोल रखी है, एक पेंट चला रहे हो और आप क्या चला रहे हो, फाइल खोल रखी है। आपको ऐसा फील होगा कि वो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं आपके कंप्यूटर में, लेकिन नहीं। अगर आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा हुआ है
तो पैरेलली दो काम नहीं कर सकता, एक टाइम में वो एक ही काम करेगा अगर एक प्रोसेसर लगा हुआ है। वो सबसे कैसे करता है, पेंट पे काम करेगा कुछ टाइम, तो स्विच करके फिर दूसरे के पास चला जाएगा। जैसे कि फाइल खुली हुई है, फाइल के ऊपर वर्क करेगा, फिर स्विच करके वापस पेंट के पास आएगा। तो ऐसा फील कराएगा कि भाई ये दोनों काम पैरेलली हो रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही काम कर रहा होता है और इतनी जल्दी जल्दी स्विच करता है कि आपको ऐसा फील नहीं होता कि वो आपको फील कराता है कि वो पैरेलली वर्क हो रहा है। ठीक है, मल्टीटास्किंग के अंदर ऐसा फीलिंग आती है, लेकिन वो होता क्या है, वो एक टाइम पे एक ही काम कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको फायदा पता लग गया। लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है, बार बार आपको स्विच करना होता है, ये जॉब इन में थोड़ा काम किया, फिर जॉब 2 में, तो स्विचिंग में थोड़ा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो स्विचिंग का टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में तो एक ही जॉब पे लगा हुआ है तो स्विच नहीं कर रहा वो। अब आ रहा है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। जो असली पैरेललिज्म जो होता है ना, वो पैरेललिज्म इसमें तो भाई वो फेक सो होता है, ऐसा हमें फील प्रोवाइड कराता है कि भाई पैरेलली काम हो रहा है, लेकिन असली जो पैरेलली काम होता है वो इसके अंदर होता है, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं। अगर आपके कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं तो 2 काम पैरेलली होंगे। अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है तो उसमें 2 पैरेलली काम हो ही नहीं सकते। एक प्रोसेसर एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। और मल्टी प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, 2 प्रोसेसर लगे हुए, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर डुअल कोर है, उसके अंदर 2 प्रोसेसर है। आजकल कितने क्वाड कोर, डुअल कोर, ये सारे कंप्यूटर आते हैं। इसका मतलब 2 कोर लगे हैं तो 2 प्रोसेसर है, 3 कोर लगे तो 3 प्रोसेसर है। इसका मतलब 2 प्रोसेसर है तो ये पैरेलली 2 काम कर रहा है, अगर 3 प्रोसेसर है तो पैरेलली 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होता है कि प्रोसेसर अभी आपका कंप्यूटर डुअल कोर है, तो उससे क्या होता है, जब ये मल्टी प्रोसेसर आ गया तो इसमें हमारी जो कंप्यूटर की जो कॉस्ट है ना वो कम हो गई और एफिशिएंसी बढ़ गई। कैसे? क्योंकि हमारे कंप्यूटर का मेमोरी, जो मेन मेमोरी वो एक ही है, हमारी स्टोरेज जो है वो एक ही है, सब कुछ सिंगल है। बस हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर 2 लगे हुए हैं। जब हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर 2 लगे हुए हैं तो फिर हमारी उसकी कॉस्ट कम हो गई ना। खाली प्रोसेसर की हमारे को वो दिखानी पड़ी, 2 अलग अलग कंप्यूटर तो खरीदने ही नहीं पड़ा। 2 अलग अलग कंप्यूटर खरीदते तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती, स्टोरेज डिवाइस भी अलग अलग ले रहे हैं, मेन मेमोरी भी अलग अलग मिल रही है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 2 लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों के दोनों शेयर क्या कर रहे हैं, मेन जो मेमोरी है वो सेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फाइल सिस्टम जो है वो पूरा सेम यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के, तो हमारे उससे फायदा मिल जाता है कि एक कंप्यूटर फास्ट काम करने लग जाता है। और ये हमारे को एक बार में 2 वर्क हो रहे होते हैं, पैरेललिज्म होता है। एक प्रोसेसर पैरेलली तो ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये इंटरनली क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग करवा लो या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये सपोज करो, तो ये इंटरनली भी ये बहुत सारे जॉब कर रहा है, ये स्विच कर रहा है, इसकी ये स्विच कर रहा है, स्विच कर रहा है, लेकिन पैरेलली ये 2 काम हो रहे हैं। इंटरनली ये एक टाइम पे ये कर रहा है, फिर कभी ये कर रहा है, फिर कभी ये कर रहा है। ठीक है, तो ये पैरेललिज्म जो होता है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर होता है। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। अब आ जाते हैं रियल टाइम के बारे में। रियल टाइम क्या है, अगर कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है, जो भी काम हो टाइम बाउंड के हिसाब से होता है। कंप्यूटर कोई भी टास्क दिया तो उसको टाइम लिमिट भी दे दी, ये जो टास्क आपको दिया गया है वो इस टाइम के अंदर अंदर तो हो जाना चाहिए। अगर उस टाइम के बाहर वो टास्क कंप्लीट होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ये ज्यादातर होता है यूज आर्मी के अंदर, अगर आपको कहीं पे मिसाइल गिरानी है या फिर कहीं कुछ करना है तो क्या होगा, इसके अंदर आपको एक टाइम लिमिट सेट कर दी, उस टाइम लिमिट तक ही आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप वहां पे बम गिराओगे या प्रिसाइज वो करोगे। ठीक है, अगर उसके बाद रिजल्ट आ जाए तो उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो आर्मी में क्या होता है कि हमारे को जो भी काम होता है वो एक फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक हार्ड टाइम होता है, सॉफ्ट टाइम होता है। हार्ड टाइम क्या होता है कि भाई वो जो टाइम फिक्स कर दिया उस तक हो ही जाना चाहिए, और सॉफ्ट क्या होता है भाई हल्का फुल्का 1 आधा सेकंड का माइनर इधर उधर हुआ तो भी चल जाता है। ठीक है, तो ये रियल टाइम होगी, इसमें टाइम बाउंड की लिमिट लगा देते हैं। अब है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर मल्टी यूजर क्या होता है, आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में सपोज करो एक कंप्यूटर है आपके घर में, आपकी सिस्टर, आप और आपके फादर तीनों एक ही कंप्यूटर यूज करते हैं, तो सबका एक अलग अलग अकाउंट बना हुआ है उस कंप्यूटर के अंदर, सबके अपने पासवर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबको उसके यूजर्स के राइट्स दिए गए हैं कि कोई इसकी फाइल नहीं खोल सकता, उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता, रीड राइट और इन सबके राइट्स मिले हुए हैं। तो जो कंप्यूटर जिसके अंदर यूजर का डेटाबेस मेंटेन होता है वो होता है मल्टी यूजर। जिसके अंदर जो हमारा सिंगल यूजर होता है उसमें हमारा यूजर का डेटाबेस मेंटेन नहीं होता। समझ करो कि एक कंप्यूटर रखा रहता है, उसके अंदर फाइलें हैं, सब कुछ है, कोई भी एक यूजर आया, उसने अपनी फाइल क्रिएट करी, कुछ डेटा डाला और चला गया। दूसरा यूजर आया, वो पहले यूजर की फाइल्स को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंगल यूजर हुआ। मल्टी यूजर के अंदर एक जो पर्सन की जो अपनी फाइलें बनाई है वो दूसरा पर्सन उसे खोल नहीं सकता, या फिर उसको राइट नहीं है उसके फाइल्स को डिलीट करने का या डिलीट करने का, उसको राइट सेट किए हुए हैं। ठीक है,
तो एक कंप्यूटर को मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो दूसरे एक दूसरे उसमें काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं भाई? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट, ठीक है। एक प्रोसेसर को कितने प्रोसेसर को हमारे को टाइम देना है, किसको मेमोरी देनी है, किसको फाइल्स कैसे देनी है, किसको कितनी दे दी है, ठीक है। कोई एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर के काम में इंटरफेयर ना करे, ठीक है, सबको प्रोसेसर मिले, सब अपना काम करे, कोई हैंडल ना बैठे, ठीक है। सारी चीजों को मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ना है तो क्या कहते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिर आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही, ठीक है। गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू गेट टू IIT यूट्यूब चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ओके। मैं यहीं पे अपने सारे जितने भी गेट के, UGC नेट के, इसरो के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यहीं पे सॉल्व करके डालूंगा और टॉपिक्स भी डालूंगा, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू गेट टू IIT यूट्यूब चैनल।